सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। दोस्तों, हम इंसान एक सामाजिक प्राणी हैं। हमें लोगों से मिलना जुलना, हंसी मजाक, खेल कूद बहुत पसंद आता है। बचपन से लेकर जवानी तक हम अपने इन्हीं गुणों के साथ जीते हैं। फिर चाहे अपने परिवार के साथ बैठकर हंसी मजाक के पल बिताना हो, या फिर दोस्तों के साथ किसी शॉपिंग मॉल में या किसी फिल्म हॉल में बैठकर फिल्म देखना, हंसी मजाक करना, खाने के समय पैसे देने को लेकर लड़ाई, यही सब तो हमारा जीवन है। दिन भर ऑफिस में मेहनत करते हैं और सोचते हैं कब शाम हो, कब वो वक्त आए कि दौड़कर अपने दोस्तों की मंडली में चले जाए और वहां बैठकर गप मारे। ऐसा हम सभी के साथ है। फिर चाहे किसी सहेली की किटी पार्टी में जाना हो है, या फिर किसी दोस्त की शादी में शाम को महफिल जमाना हो, कैरम चेस खेलना हो, यही सब तो हमारे जीवन है ना। मगर आज हम उस वक्त में हैं जहां हमें सोशल डिस्टेंसिंग की बहुत जरूरत है। अगर एक दूसरे से दूर रहेंगे तभी एक दूसरे को सुरक्षित रख सकेंगे। ऐसे में हमारे इलेक्ट्रॉनिक ऐप कितने मददगार हैं जो हमें एक दूसरे से जोड़े रखते हैं। कॉल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू हम अपने उसी दोस्त मंडली के साथ फिर से जुड़ सकते हैं, मगर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ घर में बैठकर। और ऐसी ही एक जगह है, वो है रात के अंधेरे में, जो लेकर आती है आपके लिए अच्छे अच्छे स्टोरीज, ताकि आपका मन जो है बहला रहे, आपको अकेलापन न लगे और हमारी ये दोस्ती सालों साल चलती रहे। आज रात के अंधेरे में लेके आया है आपके लिए 2 स्टोरीज। जी हां, मगर छोटी छोटी। एक स्टोरी है भूत के खतरनाक रूप की, एक स्टोरी है भूत के दयामय रूप की। सुनिए, दोनों स्टोरी में मजा आएगा। ये कहानी थोड़ी पुरानी है, उन दिनों की जब भारत अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त नहीं हुआ था। देश में आजादी की लहर चल रही थी और ऐसे में ही एक लहर थी विज्ञान की, जहां विज्ञान की नई नई खोज चल रही थी, दवाओं की खोज हो रही थी, बीमारियों पर जीतने का प्रयास किया जा रहा था। मगर उसके साथ साथ एक लहर चल पड़ी थी, वो थी हैजे की। आज जिस तरह से हम सोशल डिस्टेंसिंग में हैं, एक वक्त वो भी था जब हैजे की बीमारी होते ही साथ परिवार के लोग घबरा जाते थे, क्योंकि एक व्यक्ति से परिवार के दूसरे व्यक्तियों को, परिवार से गांव को, गांव से शहरों को ये अपनी चपेट में ले लेता था। न जाने कितने गांव इस बीमारी के चलते तबाह हो गए, वीरान खंडहर में बदल गए। न जाने कितने परिवार के लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए। कहीं कहीं तो ऐसी भी स्थिति हो जाती थी कि घर में किसी को कोई पानी देने के लिए नहीं रहता था, क्योंकि सब एक साथ बीमार होते थे। ऐसे समय में डॉक्टर सबसे बड़े सहारा थे, जो गांव गांव घूमकर लोगों की मदद करते थे। मगर आज की तरह हमारे पास एलोपैथिक दवाइयां नहीं थी, मगर होम्योपैथी के थ्रू कई लोगों को डॉक्टरों ने ठीक किया। ऐसे ही डॉक्टर थे सान्याल, जो न रात देखते न दिन देखते, बीमार की सेवा करने के लिए हमेशा लगे रहते। आज उन्हीं की जबानी उनके साथ घटित एक घटना। ये उस दिन की बात है जब मैं रोगी देखने के लिए गांव गया था। गांव शहर से काफी दूर था और सड़क बहुत खराब। कार से शाम तक मैं वहां पहुंच तो गया, मगर रात को लौटने का कोई भी अनुमान न था। जिस घर में रोगी देखने गया था, वहां के लोगों ने काफी सेवा की और रात ठहरने की अच्छी व्यवस्था रख दी। रात को खाने पीने की बहुत तगड़ी व्यवस्था हुई। दिन भर का थका हारा मैं इतना अच्छा खाना खाकर तुरंत ही बिस्तर पर लेटकर सो गया।
कितनी देर सोया पता नहीं, मगर रात में अचानक नींद टूटी एक औरत के दहाड़ मार मार कर रोने की आवाज से। मैं चौंक कर उठ गया। अब रोगी मर तो नहीं गया, मगर उसकी हालत तो ऐसी नहीं थी और मैंने तगड़ा डोज भी दिया था दवाई का। ऐसे में तो सुबह तक उसे ठीक हो जाना चाहिए था, और ऐसा कुछ होता तो घर के लोग आकर मुझे जगाते। फिर कौन रो रहा है, सोचते हुए मैं उठ बैठा और जाकर बाहर का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। बाहर बड़ा सा एक आंगन था। उस आंगन में बहुत से लोग इकट्ठा थे और एक औरत दहाड़े मार मार कर रो रही थी। उसका 2-3 साल का बच्चा उसके पास ही बैठा हुआ था। बार बार वो चीख रही थी, हाय अब मैं क्या करूं, मेरे साथ क्या हो गया, अब मैं कहाँ जाऊं, मेरा क्या होगा। कुछ समझ नहीं आ रहा था हालात क्या है। मैं धीरे से लोगों के पास पहुंच गया। लोगों से पूछने पर पता चला कि वो औरत अपने 2 बच्चों के साथ पास ही के एक घर में रहती थी। उसका पति शहर में किसी मिल में नौकरी करता था। हर शनिवार शाम के वो घर आता, रविवार रहकर सोमवार तड़के ही शहर के लिए निकल जाता था। जीवन इसी तरह से चल रहा था। उसका एक बच्चा करीब 3 साल का था और एक 6 महीने का। उस शनिवार की रात भी उसका पति घर आया, मगर उसका व्यवहार थोड़ा सा अजीब सा था। कपड़े धूल मिट्टी में सने, बाल बिखरे हुए। पत्नी ने पूछा क्या बात है, मगर पति ने कुछ नहीं बताया। पत्नी भी चिंतित होकर कुछ खाकर सो गई। रात में सब गहरी नींद सो रहे थे कि अचानक पत्नी की नींद टूटी अजीब सी आवाज से। उसने सुना मच्छरदानी के पास ही जैसे कोई कुछ चबा चबा कर खा रहा था। धीरे से उठकर लालटेन की रोशनी में उसने जो देखा, उसे देखकर एक पल तो उसका शरीर खून विहीन हो गया। उसने देखा कि उसका पति कुछ चबाकर खा रहा है, और जब गौर से किया तो पाया कि उसके 6 महीने का बच्चा बिस्तर से गायब था। गौर से देखने पर समझ में आया कि उसका पति उस बच्चे को चबा चबा कर खा रहा है। इसे देखकर वो औरत स्तब्ध सी हो गई। वो अपने बच्चे को लेकर बाहर भाग जाना चाहती थी, मगर डर के मारे चुप रही। तभी उसके दिमाग में एक बात आई। उसने उस दूसरे बच्चे को जोर से चिमटी काटी। बच्चा चीख कर रो पड़ा। पति चौंक गया और बोल पड़ा, क्या हुआ? पत्नी ने कहा, आजकल इसका नया नाटक शुरू हुआ है। रात होते ही इसे लेटरिन के लिए जाना होता है। पति ने कहा, तो ले जाओ, बिस्तर गंदा कर देगा। पत्नी तो शायद इसी मौके की तलाश में थी। उसने तुरंत ही बच्चे को गोद में उठाया और घर के बाहर निकल आई और तुरंत ही चिटकिनी लगा दी और बाहर आकर दहाड़े मारकर रोने लगी और लोगों को इकट्ठा करने लगी। उसकी बात सुनकर मुझे कुछ आश्चर्य सा हुआ, इसलिए 1-2 लोगों को लेकर मैं उसके घर की तरफ चल पड़ा। मगर वहां पहुंचकर जो कुछ देखा, वो उसकी हालत ही कुछ और थी। गांव के लोगों ने घर को चारों ओर से घेर लिया था और घर पर मिट्टी तेल छिड़क कर आग लगा दी थी। आश्चर्य, घर से ना तो चीख पुकार की आवाज आई और न ही दूसरा कुछ। मगर ऐसा कैसे हो सकता था? मैं अगली सुबह गांव में ही रुक गया। कुछ लोगों को शहर भेजा उस औरत के पति की तलाश में, और जब वो लौट कर आए तो जो कुछ उन्होंने बताया, एक विज्ञान का विद्यार्थी होने के बाद भी मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उन लोगों ने बताया कि 2 दिन पहले एक ट्रक से दबकर उसके पति की मौत हो गई है और उसकी लाश मरचुरी में पड़ी हुई है। महिला को उनके साथ जाना होगा ताकि पति की लाश पर वो क्लेम कर सके और उसका दाह संस्कार हो सके। मैं आश्चर्य में भरा हुआ था। अगर उसके पति की मौत
शहर में 2 दिन पहले ही हो गई थी, तो उस रात कौन आया था? और घर में आग लगने के बाद भी वो व्यक्ति घर से बाहर क्यों नहीं निकला? शहर के पौष इलाके में एक महिला अपने घर में टहल रही थी। उसका पति पास ही के गांव में सरकारी शिक्षक है। रोज शाम ढले वो ट्रेन से शहर तक और फिर घर तक आ जाते हैं, मगर आज काफी देर हो गई है। तभी रिक्शा रुकने की आवाज आई। महिला दौड़कर बाहर का दरवाजा खोली। शायद उसका पति आ गया। पति काफी डरा सहमा सा लौटा था। पत्नी ने उससे पूछा, क्या हुआ है? पति ने जो कहानी सुनाई वो सुनकर पत्नी भी आश्चर्यचकित हो गई। उस दिन स्कूल में मीटिंग की वजह से पति को स्टेशन तक पहुंचने में देर लग गई थी। हड़बड़ी में वो एक ट्रेन में चढ़ गए, मगर जब ट्रेन दूसरी दिशा में जाने लगी तो उन्हें एहसास हुआ कि वो तो गलत ट्रेन में चढ़ गए हैं। किसी तरह से जंजीर खींचकर ट्रेन रुकवाई और ट्रेन से उतर गए। मगर अब तो हालात विपरीत थे, क्योंकि उनकी जाने वाली ट्रेन भी जा चुकी थी। अब इस छोटे से गांव में रात कहां बिताएंगे, दिन भर के थके हारे। वैसे भी शहर तक आने में 1 घंटे का ही समय लगता था, आराम से घर जाकर विश्राम कर सकते थे, मगर अब तो हालात बहुत बुरे थे। तभी उनके दिमाग में एक बात कौंधी। ट्रेन की पटरियों को अगर फॉलो किया जाए तो 1 घंटे का ही तो रास्ता है, शहर तक वो पहुंच सकते हैं। वैसे भी इस वीरान सुनसान से गांव में रुककर वो करेंगे क्या और कहां रुकेंगे? घड़ी देखी तो 7:15 हो रहे थे। अभी बहुत समय है। 9 बजे तक भी अगर शहर पहुंच जाते हैं तो कोई बुराई नहीं। हाथों में तेज रोशनी वाली टॉर्च थी। बस चल पड़े। रेल लाइन पर चलते चलते वो स्टेशन से काफी दूर निकल आए थे। ये जगह काफी सुनसान और वीरान सी थी, मगर तभी चारों ओर घनघोर अंधेरे में टॉर्च की तेज रोशनी से इधर उधर देखकर वो चौंक गए, क्योंकि इतनी देर से चल रहे हैं, अभी तक कोई भी ट्रेन उनके आसपास से नहीं गुजरी। ना ही आसपास कहीं लाइट का नामो निशान था, ना ही किसी ट्रेन का हॉर्न। आगे चलकर ऐसा लग रहा था जैसे पटरियां खत्म हो गई हैं। ये कहां आ गए वो, समझ में नहीं आ रहा था। तभी दूर एक सफेद चादर ओढ़े आदमी बैठा हुआ दिखा। वो तेजी से चलकर उसके पास पहुंच गए। बोले, भाई साहब, ये शहर जाने का रास्ता किधर से होगा? मैं लगता है रास्ता भटक गया हूं, या पिछले स्टेशन तक जाने के लिए। वो व्यक्ति जैसे हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि वो हाथों से इशारा करते हुए इन्हें कुछ दिखा रहा है। फिर वो आगे आगे चलने लगा। उन्हें समझ में आया कि उसने कहा उसके पीछे चले जाएं। वो उसके पीछे पीछे चले गए। काफी देर चलने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वो व्यक्ति बात क्यों नहीं कर रहा है। थोड़ी बात करे तो रास्ता जल्दी तय हो जाए, इसलिए तेज कदमों से उसके पीछे चल पड़े। सुनिए, आप यही आसपास रहते हैं क्या? मगर वो व्यक्ति भी अब अपनी चाल की रफ्तार बढ़ा दिया। अरे, वो भाग रहा है क्या उनसे? उन्होंने थोड़ा और तेज चलकर उसके पास पहुंचने की कोशिश की, मगर उस व्यक्ति की चाल और तेज हो गई। अब तो जैसे वो दौड़ने लगा था। वो भी उसके पीछे दौड़ रहे थे, मगर तभी मन में एहसास हुआ कि कहीं ये कोई लुटेरे दल का सदस्य तो नहीं है जो उन्हें भटकाकर अपने साथियों के पास ले जाना चाहता है। और वैसे उनके पास कुछ है तो नहीं, मगर जान तो है ना। यही सोचकर वो जरा धीरे हो गए और आसपास देखने लगे, मगर अभी भी ना तो ट्रेन ना ही किसी बस्ती का नामो निशान था। वो तेज कदमों से
दूसरी तरफ चलना शुरू कर दी। तभी वो व्यक्ति फिर दूरी पर बैठा हुआ दिखाई दिया। वो दौड़कर उसके पास गया। अब की बार वो उसे पकड़ लेना चाहते थे और जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखा वो चौंक पड़े, क्योंकि चादर उसके कंधे से हट गई और उन्होंने जो देखा उसे देखकर पसीने से नहा गए, क्योंकि चादर के अंदर कोई इंसान नहीं, एक नरकंकाल बैठा हुआ था जो उन्हें देखकर हंस रहा था। वो चीख पड़े आ! और दूसरी तरफ भागना शुरू, बचाओ बचाओ बचाओ। तभी उन्होंने देखा आसपास से टॉर्च की रोशनी दिखाई दे रही है। वो उस ओर दौड़ पड़े। सामने 3-4 रेलवे के कर्मचारी थे। उन्होंने पूछा, क्या हुआ, क्यों चीख रहे थे आप? उधर उधर एक आदमी है। बाकी कहानी उन्होंने उन्हें बता दी। सुनकर वो हंस पड़े। क्या बात कर रहे हैं। जब वो सब वहां पहुंचे तो वहां पर कुछ भी नहीं था। सब हंसते हुए उन्हें साथ ले चले। उन्होंने कहा कि वो गलती से दूसरी दिशा में चल पड़े थे। शहर जाने वाली रेल लाइन तो उसके विपरीत तरफ है। उन्होंने एक छोटी रेलवे वैन की व्यवस्था कर दी जो शहर तक उन्हें छोड़ आए। मगर चलते चलते अचानक मास्टर की नजर पास ही की झाड़ियों पर पड़ी। वहां पर एक सफेद चादर पड़ी हुई थी। उन्होंने कहा, यही चादर थी। मगर जैसे ही बाकी लोग उस ओर मुड़े, वहां कुछ भी नहीं था। उन लोगों ने मास्टर से कहा, यहां पर बहुत सारे लोग आत्महत्या करते हैं, उनकी आत्माएं भटकती, ऐसा लोगों ने कहा है। हम लोगों ने देखा नहीं है, कहीं आपने ऐसा तो कुछ नहीं देख लिया। मास्टर घर लौट आए, मगर पता नहीं क्यों वो व्यक्ति, वो नरकंकाल उनके दिमाग में छाया रहा। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट करा दी। हो सकता है आसपास ही कहीं कोई कंकाल पड़ा हुआ हो। पुलिस ने उस जगह की थोड़ी सी छानबीन की तो सच में झाड़ियों से कुछ दूरी पर एक नरकंकाल मिला जिसकी गर्दन नहीं थी। देखने से समझ में आ रहा था कि शायद उस व्यक्ति ने रेलवे ट्रैक पर आत्महत्या की थी। उसकी गर्दन जानवर उठा के ले गए, लाश झाड़ियों की तरफ खींच लाए थे और वहीं फेंक दी, और शायद उसकी आत्मा वहीं भटकती रह गई। पुलिस ने पंचनामा कर नरकंकाल का दाह संस्कार करवा दिया। मास्टर साहब को अब आत्मगिलानी से छुटकारा मिला। शायद वो आत्मा अपनी मुक्ति के लिए मास्टर की मदद मांग रही थी। उसने उनका मार्गदर्शन कर उन्हें रेलवे के कर्मचारियों तक पहुंचाया और बदले में मुक्ति के लिए उनसे सहायता मांगी।